भारतीय प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के सफल और सराहनीय आयोजन के समापन के पहले जो प्रस्ताव रखा कि नवंबर के अंत में इस संगठन की एक वर्चुअल बैठक बुलाई जाए, उससे यही स्पष्ट होता है कि वह नई दिल्ली घोषणा पत्र को जमीन पर उतारने के लिए संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने इसे यह कहकर स्पष्ट भी किया कि ऐसी किसी बैठक में उन विषयों की समीक्षा होनी चाहिए जिन पर शिखर सम्मेलन में सहमति बनी। हालांकि भारत ने अगले G20 शिखर सम्मेलन की कमान ब्राज़ील के राष्ट्रपति को सौंप दी है, लेकिन अभी उनके पास नवंबर तक इस संगठन की अध्यक्षता है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में जिन विषयों पर सहमति बनी उन पर आगे कैसे बढ़ा जाए, इसकी चिंता इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि आमतौर पर विभिन्न वैश्विक मंचों पर जिन मुद्दों पर सहमति बन जाती है उन पर अमल नहीं हो पाता। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचने के उपायों पर आम राय तो बनी, लेकिन उन पर अपेक्षित ढंग से अमल नहीं हो पा रहा है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि संयुक्त राष्ट्र में जिन विषयों पर सहमति कायम हो जाती है उन पर भी काम नहीं हो पाता। शायद इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग पर एक बार फिर बल दिया। उन्होंने यह कहने में संकोच नहीं किया कि जो निकाय समय के साथ नहीं बदलते वे अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने यह कहकर एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी भी पेश की कि उसके स्थायी सदस्यों की संख्या वही है जो इस संस्था के गठन के समय थी। संयुक्त राष्ट्र का गठन 51 देशों के साथ हुआ था। आज उसके सदस्यों की संख्या 200 के करीब पहुंच गई है, लेकिन सुरक्षा परिषद में वही के वही 5 सदस्य हैं। यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री ने यह रेखांकित किया कि यदि G20 को विश्व के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करना है तो उसे उन मुद्दों पर काम करना ही होगा जिन पर सभी देशों ने सहमति व्यक्त की है। चूँकि भारत ने विषम परिस्थितियों में G20 के सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करने का कठिन माना जाने वाला काम कर दिखाया, इसलिए विश्व में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी और दुनिया को यह संदेश भी गया कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उसका सहयोग लेना आवश्यक हो गया है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में जैसा कूटनीतिक कौशल दिखाया और विश्व पर अपनी जैसी छाप छोड़ी, उससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का उसका दावा और मजबूत हो गया है। इस दावे की मजबूती का एक आधार यह भी है कि भारत ने यह प्रदर्शित किया कि वह वसुधैव कुटुंबकम की अपनी अवधारणा के तहत वास्तव में विश्व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वह हासिल कर दिखाया जिसे भू राजनीतिक संकटों के समाधान के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय मंच हासिल नहीं कर पा रहे थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही है और आम सभा जैसे मंचों के प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित न हो पाने के कारण निष्प्रभावी रहे। इसलिए भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के कुछ दिन पहले तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि घोषणा पत्र पर सहमति बन पाएगी। चीनी राष्ट्रपति के सम्मेलन में न आने का अर्थ यह लगाया गया था कि चीन की मंशा भारत का खेल बिगाड़ने की है, परंतु भारतीय राजनयिकों के कौशल और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत के बढ़ते कद ने असंभव को संभव कर दिखाया। शिखर सम्मेलन के पहले दिन ही घोषणा पत्र पर आम सहमति जुटाकर भारत ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की अपनी दावेदारी को भी मजबूत किया। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई द्विपक्षीय शिखर वार्ता में भारत की इस दावेदारी के समर्थन को दोहराया। घोषणा पत्र में रूस का नाम न लेते हुए यूक्रेन में जारी युद्ध से हो रही मानवीय यातना और वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा संकट पर चिंता व्यक्त की गई। इस पर जोर दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक सभी देशों को किसी अन्य देश की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध धमकी या बल प्रयोग से बचना चाहिए। साथ ही परमाणु हथियारों के प्रयोग या प्रयोग की धमकी को भी अस्वीकार किया गया। यूक्रेन और यूरोप के देश यूक्रेन में युद्ध हो रहा कहने और हमलावर का नाम न लेने से नाखुश हैं, परंतु यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका और नाटो और रूस एवं चीन के बढ़ते तनाव के माहौल में नाम लिए बिना भी ऐसे घोषणा पत्र पर रूस और चीन की सहमति जुटाना किसी ऐतिहासिक उपलब्धि से कम नहीं। इस घोषणा पत्र से यूक्रेन युद्ध में तो किसी बदलाव के आसार नहीं, लेकिन इससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में यह संदेश अवश्य गया कि यदि कोई देश रूस को समाधान के लिए तैयार कर सकता है तो वह शायद भारत ही होगा।
55 देशों के संगठन अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता दिलाकर इसे G21 में बदल देना भी भावी विकास और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से भारत की बड़ी उपलब्धि है। अफ्रीकी संघ के सदस्य बनने से G20 में दक्षिणी देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। अभी तक वहां G7 देशों, यूरोपीय संघ के 25 देशों, रूस, चीन और तुर्की को मिलाकर उत्तर का पलड़ा भारी था। अफ्रीकी देशों की सदस्यता के बाद दक्षिणी देशों की संख्या बढ़ जाएगी। चीन ने पिछले 2-3 दशकों से अफ्रीकी देशों में भारी निवेश किया है और रूस भी निवेश के साथ साथ राजनीतिक उठापटक करने में लगा रहता है। पर चीनी निवेश से अफ्रीकी देशों में कर्ज संकट पैदा हुआ है और रूस के भाड़े के सैनिक अफ्रीकी देशों में विद्रोह करा रहे हैं। भारत के अफ्रीका से हजारों साल पुराने व्यापारिक और सामाजिक रिश्ते हैं। भारत का स्वाधीनता आंदोलन अफ्रीकी देशों के स्वाधीनता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करते हुए भारत हमेशा दक्षिणी देशों की आवाज़ बुलंद करता आया है। इसलिए अफ्रीकी संघ को उत्तर और दक्षिण के साझा मंच G20 की सदस्यता दिलाने से भारत को स्वाभाविक रूप से दक्षिण की आवाज़ बनने में मदद मिलेगी। भारत केंद्रित विकास की दृष्टि से देखें तो देश को पश्चिमी एशिया से होकर यूरोप के साथ जोड़ने वाले परिवहन और ऊर्जा गलियारे की परियोजना इस शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। हालांकि अभी इस परियोजना पर केवल सहमति ही बनी है, फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कहना महत्वपूर्ण है कि यह परियोजना केवल पटरियां बिछाने को लेकर नहीं है, यह गेम चेंजर साबित होगी। यह बंदरगाहों और रेल मार्ग के जरिए भारत को ही नहीं वरन दक्षिण पूर्व एशिया को भी पश्चिमी एशिया के अरब देशों और यूरोप से जोड़ेंगी। भारत इसे आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने वाले स्वच्छ ऊर्जा गलियारे के रूप में भी देखता है। पाकिस्तान के वीटो से बचने के लिए फिलहाल अरब प्रायद्वीप में एक तेज गति वाले रेल गलियारे का निर्माण होगा, जिसके दोनों छोरों पर भारत और यूरोप के लिए जहाजी संपर्कों का विकास किया जाएगा। परियोजना में अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ हैं। सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध बहाल करते हुए उसे भी शामिल किए जाने की योजना है। भारत की अध्यक्षता में हुआ नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन संतुलित विकास को लेकर अतीत में हुए संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न शिखर सम्मेलनों की लंबी श्रृंखला में एक अहम कड़ी जैसा रहा। जून के अंत में पेरिस में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें G20 सम्मेलन से एक ऐसे विश्व के निर्माण की आशा रखी गई थी जिसमें गरीबी न रहे, पृथ्वी का संतुलन बहाल हो और कमजोर देशों के पास भी जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाले संकटों का सामना करने का सामर्थ्य हो। लगभग यही आशा नैरोबी में हुए अफ्रीका शिखर सम्मेलन में दोहराई गई। भारत ने नई दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन में खेमों में बटी दुनिया को एक साझा घोषणा पत्र के लिए राजी करते हुए उत्तर और दक्षिण के बीच बने असंतुलन को दूर करने, नए गलियारे बनाकर आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने, ऋण संकट समाधान के लिए विश्व बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं को वित्त पोषित करने और जलवायु संकट से निपटने के लिए विश्व जैव ईंधन अलायंस बनाने जैसी दर्जनों पहल की, जो 2 सप्ताह बाद होने वाले सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन और अगले साल होने वाले विकास वित्त सम्मेलन को दिशा और गति देने में सहायक सिद्ध होंगी। एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने भू राजनीतिक और आर्थिक खेमों में बटी दुनिया को एक कुटुंब के रूप में जोड़ने का प्रयास करते हुए ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अपने कूटनीतिक कौशल का जैसा परिचय दिया है, वैसा इसके पहले शायद ही इस समूह की अध्यक्षता करने वाले किसी देश ने दिया हो। भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के प्रतिनिधियों की अभी तक जो तमाम बैठकें हुई, उनमें कहीं अधिक विविधता देखने को मिली। इन बैठकों में हर उस विषय पर गहन चर्चा हुई जो विश्व समुदाय को प्रभावित करते हैं। भारत ने न केवल सतत एवं समावेशी विकास को प्राथमिकता दी, बल्कि लैंगिक समानता जैसे विषयों को भी महत्व दिया। इसके साथ ही उसने इस पर भी बल दिया कि डिजिटल क्रांति का लाभ विश्व के निर्धन वंचित लोगों को भी मिलना चाहिए। मोदी सरकार ने देश के अनेक हिस्सों में G20 के विभिन्न समूहों की बैठकें आयोजित कर विश्व को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता से भी परिचित कराया। स्पष्ट है कि इससे भारत के प्रति विश्व की धारणा बदलेगी। वास्तव में ऐसा होने भी लगा है,
क्योंकि दुनिया के कई बड़े और कहीं अधिक उन्नत देश इससे चकित हैं कि भारत ने तकनीक का किस तरह बड़े पैमाने पर उपयोग कर अपने लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के साथ उनके जीवन को सुगम बनाया है। आज विश्व के बड़े राष्ट्र भारत को इसलिए भी महत्व दे रहे हैं क्योंकि वह सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। G20 शिखर सम्मेलन के बाद से यह तय है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद एवं उसकी महत्ता और अधिक बढ़ने वाली है।